लोगों के लिए इमारतें। मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव राज्य रजवाड़ों या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सामान्य वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल पाया जाता है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वार, महलों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल हैं। जामा मस्जिद। मध्यकालीन भारत में स्थान स्थान पर अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गईं, जहां नमाज आदि के लिए विशाल आंगन थे। यहाँ हर जुम्मे, शुक्रवार को दोपहर बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जमा होती थी। ऐसी सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों का इकट्ठा होना जरूरी था। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम से एक खुतबा को पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाए गए उसके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। मध्यकाल में एक शहर में एक जामा मस्जिद होती थी, जो अपने नज़दीकी परिवेश के साथ साथ आम लोगों यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के लिए जीवन का केंद्र बिंदु थी। इसका कारण यह था कि यहाँ धार्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत होता था। आमतौर पर ऐसी मस्जिद काफ़ी बड़ी होती थी। उसमें एक खुला सहन होता था जो 3 तरफ से ढके हुए रास्तों, इबादत घरों से घिरा हुआ था, और उसमें पश्चिम की ओर किबला यानी लिवान होता था। यहीं पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते थे। नमाजी अपनी इबादत या प्रार्थना पेश करते समय मेहराब की ओर ही अपना मुंह रखते थे, क्योंकि यह मक्का में काबा की दिशा में होती थी। इसी के साथ में यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इस चैप्टर में कुछ मुगल कालीन इमारतों का वर्णन किया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। मांडू। मांडू नगर मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी नीचे साफ दिखाई देती है। मांडू की स्थिति प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है। इसकी इसी सामरिक विशेषता को देखकर परमार, राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इसे अपना आवास बनाया। होशंग शाह द्वारा 1401 से 1561 ईस्वी में स्थापित राजपूतों, अफगानों और मुगलों स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर ने काफ़ी मशहूरी पाई। इसके बाद मांडू का इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा रहा। मुगल बादशाह यहाँ वर्षा ऋतु में भोग विलास के लिए आया करते थे। उस समय मांडू सरकारी रिहायशी एवं आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बावलियों, लड़ाई के समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जों, फसीलों आदि का मिला जुला रूप था। अपने आकार, विशालता और स्मारकीयता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापदार मंडपों के रूप में बने थे। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन भवनों में गर्मी नहीं टिक पाती थी। इन भवनों के निर्माण में स्थानीय पत्थर और संगमरमर की सुलभता का लाभ उठाया गया। मांडू प्राकृतिक के साथ वास्तुकला के अनुकूलन का एक उत्तम उदाहरण था। शहर में स्थित शाही बस्ती में ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक शानदार इमारतें शाही महलों और नौकर चाकरों के लिए बनाई गई। रिहायशी इमारतें सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिहायशी भवन 2 कृत्रिम झीलों के चारों ओर निर्मित थे। हिंडोला महल एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता है, जिसकी दीवारें बड़े बड़े असमानुपातिक पुष्टों पर टिकी हुई हैं। यह सुल्तान का दीवाने आम था, जहाँ आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन दिया करता था। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर ढाल का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। जहाज महल एक शानदार 2 मंजिली इमारत है, जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है। यह 2 जलाशयों के बीच में स्थित है और इसकी छत, बरामदे, बारजे और मंडप मानो पानी पर लटके हुए हैं। इससे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वह ऐशो आराम व मन बहलाव के लिए अपने अपने जनान खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था। इसमें नहरें व नालियां हैं और छत पर तरण ताल बना हुआ है। रानी रूपमती का दोहरा महल दक्षिणी प्राचीर पर बना हुआ है, जहां से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बाज बहादुर के राजमहल में विस्तृत आंगन के चारों ओर बड़े बड़े कक्ष और छज्जे बने हुए हैं।
एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता है इस समय एक खंडहर की हालत में सुनसान पड़ा है। होशंग शाह का मकबरा एक शानदार इमारत है। इसमें सुंदर गुंबद, संगमरमर की जाली का काम, ड्योढ़ियाँ, प्रांगण, मीनारें और भुर्जें देखने लायक हैं। इसे अफगान शैली के पौरुष यानी मर्दानगी का उदाहरण माना जाता है, लेकिन इसका जालीदार काम, उकेरे हुए टोड़े और तोरण निर्माण कार्य की कोमलता प्रकट करते हैं। मांडू की जामुआ मस्जिद जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होने वाले नमाजियों के लिए बनाई गई थी। इसके भीतर जाने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है, जिसकी चोटी पर एक सिमटा गुंबद है। दरवाजे से घुसने पर एक बड़ा खुला सहन आता है, जिसके 3 तरफ इबादत के लिए बंद कक्ष हैं, जिन पर छोटे गुंबद बने हुए हैं। इमारत का सामने का हिस्सा लाल बलुआ पत्थर का बना है। किबला लीवान में बना मिंबर उकेरे हुए टोड़ों पर टिका है और मेहराब कमल कली की पंखुड़ी जैसा है। यदि स्थानीय परंपराओं का साहसिक उल्लेख करें तो यह कहा जा सकता है कि मांडू की प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत नज़दीक है। तथापि मांडू की वास्तुकला की तथाकथित पौरुषपूर्ण और आडंबरहीन शैली, जिसे फर्सी जालियां, उकेरे गए टोड़े और संरचनाओं का हल्कापन पाया जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकलात्मक अनुभव की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ताजमहल। ताजमहल में मध्यकालीन भारत की विकासात्मक वास्तु प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इसके संरचनात्मक और अलंकरणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों में मुगलों द्वारा हिंदुस्तान लाए गए व यहाँ पहले से उपस्थित तथा शाहजहां व उसके वास्तुकारों द्वारा ताज के लिए परिकल्पित सभी प्रकार के प्रभावों का संगम दिखाई देता है। ताजमहल की भव्यता व शालीनता, उसकी आडंबरहीन तथा सरल योजना व उठान, उसके विभिन्न अंगों के बीच समानुपात एवं सुडौलता, संगमरमर के प्रयोग, यमुना नदी के किनारे उसकी स्थिति और ऊंचे आकाश में खड़ी उसकी भव्य इमारतों के कारण आती है। ताज की गरिमा दिन और रात के अलग अलग समयों पर अलग अलग रंगों का आभास कराती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनाया था। इसके संपूर्ण परिसर में अनेक छोटे बड़े भवन, कच्छ, बाग, बगीचे हैं। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया है कि ताज के पीछे यमुना के बाएं किनारे पर भी पहले कभी एक बाग था, जिसे महताब बाग कहा जाता था। ताज के विशाल परिसर में प्रवेश पाने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। यह दरवाज़ा बहुत सुंदर है। मकबरा चारबाग शैली में बना है, जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता है। मकबरे की इमारत को बाग के बीचों बीच न बनाकर उत्तरी किनारे पर बनाया गया है, ताकि नदी तट की सुंदरता का लाभ उठाया जा सके। बाग के बीचों बीच स्थित सीधा मार्ग आगंतुक को मकबरे के निचले हिस्से तक पहुंचा देता है। वहीं से मकबरे के फर्शी चबूतरे पर पहुंचा जाता है। चबूतरे के किनारों पर 4 मीनारें खड़ी हैं, जो ऊपर की ओर पतली होती जाती हैं। इन मीनारों की ऊंचाई 132 फुट है। इमारत के मुख्य भाग की चोटी पर गोलाकार गुंबद है और 4 गुमटियां हैं, जो सुंदर नम्र रेखा बनाती हैं। इमारत की कुर्सी, उसकी दीवारें और गुंबद तथा गुमटियों के बीच पूर्ण समानुपात है। सफ़ेद संगमरमर जड़ी कब्रगाहों के पश्चिम की ओर एक लाल बलुआ पत्थर से बनी मस्जिद है और संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व में भी एक ऐसी ही इमारत बनी हुई है। इमारत के लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना की खानों से खोद कर लाया गया था और मकबरे का यह सफ़ेद संगमरमरी भवन आसपास लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतों से बिल्कुल विपरीत दृश्य प्रस्तुत करता है। मकबरे की इमारत वर्गाकार है और इसके खांचे 8 बगलें साइडें बनाते हैं। इनके बीच गहरी चापें हैं। ये संरचनात्मक विशेषताएं संपूर्ण इमारत के उठावों में भिन्न भिन्न सतहें, छायाओं, रंगों आदि का आभास उत्पन्न करती हैं। इमारत की ऊंचाई फर्श से छत तक 186 फुट और छत से शिखर के फगूरों तक भी 186 फुट है। मकबरे के भीतरी भाग में नीचे तलघर और उस पर मेहराबदार अष्टभुजी विशाल कक्ष हैं और प्रत्येक कोण पर कमरा बना है और ये सब गलियारों से जुड़े हैं। इमारत के हर हिस्से में रोशनी जाली झरोखों से आती है, जो भीतरी मेहराबों के आसपास बने हुए हैं। छत की ऊंचाई बाहरी दरवाजे जितनी ही है और 2 गुंबदों के कारण बीच में जगह छूटी हुई है।
ताजमहल की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए उसकी भीतरी और बाहरी सतहों पर 4 तरह के अलंकरणों या साज सज्जाओं का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारों पर पत्थर को उकेर कर ऊंची और नीची उभारदार नक्काशी की गई है। जाली झरोखों में जड़ें संगमरमर में बारीक या सुकोमल नक्काशी की हुई है। दीवारों और मकबरे के पत्थरों पर पीले संगमरमर, जेड और जैस्पर की जड़ाई का काम किया हुआ है और साथ ही कहीं कहीं चौपड़ पच्चीकारी के साथ ज्यामितीय डिजाइनें बनी हुई हैं। अंत में सफ़ेद संगमरमर पर जैस्पर की जड़ाई के द्वारा कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इस सुंदर लिखावट से दीवारों की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं और अल्लाह ताला से सतत संबंध जुड़ गया है। गोल गुंबद। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह गुंबद बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, जिनका शासनकाल 1626 से 1656 ईस्वी तक रहा, का मकबरा है। इसे स्वयं सुल्तान ने अपने जीवन काल में बनवाना शुरू किया था। इसका काम पूरा न होने के बावजूद यह एक शानदार इमारत है। मकबरे में कई छोटी बड़ी इमारतें हैं, जैसे भीतर आने के लिए विशाल दरवाज़ा, एक नक्कार खाना, एक मस्जिद और एक सराय जो दीवारों से घिरे एक बड़े भाग के भीतर स्थित है। गुंबद एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल है और ढोल पर एक शानदार गुंबद टिका हुआ है, जिसके कारण उसे यह नाम दिया गया है। यह गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से बना है और इसे पलस्तर से संवारा गया है। गुंबद की इमारत की हर दीवार 135 फुट लंबी, 110 फुट ऊंची और 10 फुट मोटी है। ढोल और गुंबद दोनों को मिलाकर इस इमारत की ऊंचाई 200 फुट से भी ऊंची चली जाती है। मकबरे का एक वर्गाकार बड़ा कक्ष है और 125 फुट व्यास वाला गुंबद है। यह मकबरा 18,337 वर्ग फुट में फैला हुआ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। मकबरे के बड़े कक्ष में सुल्तान, उसकी बेगमों व रिश्तेदारों की कब्रगाह है और उनकी असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। वर्गाकार आधार पर बना अर्ध गोलाकार गुंबद बगली डाट के सहारे बनाया गया था। इन बगली डाटों ने गुंबद को तो आकार दिया ही, साथ ही उसके भार को नीचे की दीवारों पर डाल दिया। बगली डाटों में चाप जालियों या तारकाकार रूपों वाली प्रणालियाँ बनी हुई हैं, जिनसे प्रतिच्छेदी चापों द्वारा बने कोण ढक जाते हैं। इस इमारत में एक आश्चर्यजनक ध्वनि प्रणाली है। गुंबद के ढोल के साथ साथ एक फुसफुसाहट दीर्घा बनी हुई है, जहाँ धीरे से धीरे बोली गई या फुसफुसाई गई आवाज़ कई गुना तेज हो जाती है और उसकी प्रतिध्वनि कई बार गूंजती है। इमारत के चारों कोनों पर 7 मंजिली अष्टभुजाकार मीनारें बनी हैं। ये मीनारें ऊपर गुंबद तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का काम भी देती हैं। गुंबद का ढोल बेल बूटों से सजा हुआ है। इमारत के मुहार यानी मुख भाग की विशिष्टता यह है कि परकोटे के नीचे भारी ब्रैकेटों वाली कार्निस बनी हुई है। यह कार्निस अत्यंत उत्कीर्णित पत्थर के तोड़ों पर टिकी हुई है, जो दीवारों से आगे 10 फुट तक निकले हुए हैं। कार्निस मुंडेर को सहारा देती है, जिसमें अनेक चापदार झरोखों और पत्ती की शकल वाली दीवारें हैं। गोल गुंबद मध्यकालीन भारत में प्रचलित अनेक वास्तुशिल्प शैलियों का सुंदर संगम है। स्मारकीयता, विशालता या भव्यता सब बीजापुर के इन भवनों में पाई जाती हैं। इसके गुंबद, मेहराबों, ज्यामितीय अनुपातों व भारवाही तकनीकों जैसे संरचनात्मक विशेषताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें तिमूरी व फारसी शैलियों को अपनाया गया है, लेकिन इसके निर्माण में स्थानीय सामग्री लगी है और यह दक्कन में लोकप्रिय फर्शी सजावटों से सजा है। किनारों पर बनी 4 मीनारें उन बुर्जों के अवशेष हैं जो मस्जिदों के साथ लगी हुई हैं, जैसा दिल्ली के पुराने किले की किला-ई-कुहना मस्जिद में दिखता है। इसके साथ ही यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस पार्ट के साथ ही हमारी आज पूरी क्लास 12 की फाइन आर्ट्स की पूरी पुस्तक ख़त्म हो गई है। अगर आप लोग पूरी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। आप इस चैनल में जाके वीडियोस में जाकर सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।